हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 21 जनवरी। तो चलिए आज के एक नए करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कल के रिवीजन से। जी हाँ, कल के रिवीजन से हम लोग शुरुआत करेंगे। पहला क्वेश्चन है, किस नदी को सबसे पुरानी नदी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिली है? तो ये है फिंके नदी। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया की फिंके नदी है। आइए इसके बारे में थोड़ा हम लोग जानेंगे। ऑस्ट्रेलिया की जो फिंके नदी है, संभवतः कहा गया है कि यह जो नदी प्रणाली है जिसकी उत्पत्ति 30 से 40 करोड़ वर्ष पहले ही की मानी जाती है, और यह पृथ्वी की अधिकांश ज्ञात नदियों से कहीं अधिक प्राचीन है। और फीकी नदी जो है ये आरेंटे और लोग इसे लारापेंटा कहते हैं। यह डायनासोरों के पृथ्वी पर आने से बहुत पहले प्रवाहित होने लगी थी, और इसकी लंबाई जो है 640 किलोमीटर कही गई है। यह जो है गंगा और नील के ठीक विपरीत होती है। फीके नदी जो है वर्ष भर बहती है, और इसकी सबसे प्राचीनता का सबसे मजबूत प्रमाण है मैकडॉनल्ड पर्वतमाला, जो कि उसके पर्वतमाला के आर पार उसका मार्ग है। तो यहाँ हम लोग इसे याद रखेंगे। और इसे एंटीसेंड नदी भी कहते हैं, जो पर्वतों के पठारों कुछ दिन पहले अस्तित्व में आ चुकी होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस भारतीय नेता ने काजीरंगा एलिवेटेड कोर का शिलान्यास किया? तो इसका शिलान्यास हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। जी हाँ, आइए इसकी व्याख्या हम लोग देखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर का शिलान्यास किया, और यहीं पर उन्होंने 2 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का भी उद्घाटन किया है। काजीरंगा एलिवेटेड कोर जो है 34.5 किलोमीटर लंबी ऊंची सड़क है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग 715 पर स्थित है। और यह परियोजना पूरी होने पर वन्यजीव मृत्यु में स्थायी समस्या का समाधान होगा। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। आइए काजीरंगा के बारे में थोड़ा जानेंगे। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये असम में स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी के पास, और यह पूर्वी हिमालय जैव विविधता हॉटस्पॉट भी है। राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा इसे 1974 में मिला। टाइगर रिजर्व का दर्जा 2006 में दिया गया। विश्व धरोहर जो है 1985 में एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान किसे दिया गया? तो इसे चंदना सिन्हा को दिया गया। जी हाँ, रेलवे की ऑफिसर हैं। आइए देखा जाएगा। अगला विस्तृत रूप से देखेंगे कि रेल मंत्रालय के रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के इंस्पेक्टर चंदना सिन्हा को रेलवे के सर्वोच्च सेवा सम्मान के विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें यह सम्मान ट्रेनों में बाल तस्करी रोकने के लिए और उनके प्रभावशाली कार्य के लिए दिया गया है। अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि स्पीतुक गुस्टोर उत्सव कहाँ मनाया गया? जी हाँ, तो यह हमारे लद्दाख में मनाया गया। आइए इसके बारे में पढ़ेंगे। स्पुतिक गुस्टोर उत्सव जो है 2 दिवसीय उत्सव है, लद्दाख के मठ में बौद्धों के द्वारा मनाया गया। इसे आप लोग याद रखिएगा। और लद्दाख को गोम्पा की भूमि भी कहते हैं, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ऑनलाइन के रूप में कुछ करंट अफेयर रिवीजन है, उनका कर लेते हैं। तो किस देश में 25 साल बाद पेशा एक्ट लागू किया गया? तो झारखंड में लागू किया गया। जी हाँ, झारखंड में लागू किया गया पेशा एक्ट, जो कि 1996 में आया था। और यह जो 5वीं अनुसूची में हमारे जो जनजातियाँ हैं उनको पंचायतों में जो संवैधानिक अधिकार हैं उसके लिए यह किया गया है। तो इसे आप लोग याद रखिए, उसके लिए यह पेशा एक्ट लाया गया है। अगला देखेंगे, युगांडा के नए राष्ट्रपति फिर से कौन निर्वाचित हुए हैं? तो मुसेवेनी, जो कि 7वीं बार फिर से निर्वाचित हुए हैं। इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला देखेंगे, इंस्पायर्ड गैम्बिट 2026 संयुक्त सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित किया गया? तो यह अमेरिका और पाकिस्तान के बीच आयोजित किया। इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे, 5G उपयोगिता के आधार पर भारत किस स्थान पर है? तो दूसरे स्थान पर है। जी हाँ, भारत जो है 5G उपयोगिता के आधार पर दूसरे स्थान पर है। अगला देखेंगे, किसे गाजा बोर्ड ऑफ पीस में नियुक्त किया गया? तो अजय बंगा को नियुक्त किया गया है। अगला देखेंगे, 300 साल पुराने काले मूंगे की खोज किस देश ने किया? तो न्यूजीलैंड ने किया है। अगला देखेंगे, कोक बरूक दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 जनवरी को मनाया जाता है। जी हाँ। अगला सवाल देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने कुछ जो करंट अफेयर रिवीजन थे उसे देख लिया। अब हम लोग चलेंगे आज के पहले सवाल पर। जी हाँ, आज की 19 तारीख की पहला सवाल पहला करंट अफेयर देखेंगे। तो पहला सवाल है यहाँ पर, नदी मुहाना क्षेत्र में पाए जाने वाले डॉल्फिन का कौन सा सर्वेक्षण शुरू हुआ है? जी हाँ, नदी मुहाना क्षेत्र में पाए जाने वाले डॉल्फिन का कौन सा सर्वेक्षण शुरू हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए पहला, ऑप्शन नंबर बी दूसरा, ऑप्शन नंबर सी तीसरा, ऑप्शन नंबर डी चौथा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दूसरा। जी हाँ, नदी मुहाना क्षेत्र में पाए जाने वाले डॉल्फिन का यह दूसरा सर्वेक्षण शुरू हो गया है। पहला सर्वेक्षण हुआ था पिछले साल, और इस बार दूसरा सर्वेक्षण हुआ है। तो आइए इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही विस्तार से। जी हाँ, डॉल्फिन के बारे में सारी जानकारी पढ़ेंगे यहाँ पे। तो प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत भारत में दूसरी रेंज डॉल्फिन सर्वेक्षण की शुरुआत की गई है। प्रोजेक्ट डॉल्फिन भारत सरकार की राष्ट्रीय संरक्षण पहल है। प्रोजेक्ट डॉल्फिन जो है 2019 में शुरू किया गया। डॉल्फिन को जलीय जीव 2009 में बनाया गया, 2009-10 में, और इसे सूसू भी कहते हैं। जी हाँ, इसे सूसू भी कहा जाता है, जो क्योंकि यह इसके मुझे सी की आवाज़ आती है, तो इसलिए सूसू इसे कहा जाता है। यह सर्वेक्षण समन्वयन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। जी हाँ, यह सर्वेक्षण जो है समन्वयन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है।
डॉल्फिन सर्वेक्षण 2 चरणों में किया जाएगा। पहले चरण में गंगा नदी के मुख्य प्रवाह वाले बिजनौर से गंगा सागर तक किया जाएगा, साथ ही सिंधु नदी को भी शामिल किया गया है। दूसरे चरण में ब्रह्मपुत्र गंगा नदी की सहायक नदियां सुंदरवन क्षेत्र उड़ीसा के कुछ हिस्से इसमें शामिल होंगे। सर्वेक्षण में गंगा डॉल्फिन के अलावा सिंधु नदी डॉल्फिन, इरावदी डॉल्फिन प्रजातियां शामिल हैं। गंगा नदी डॉल्फिन की बात करें तो इसे प्लेटिनिस्टा गंगेटिका कहा जाता है, इसका वैज्ञानिक नाम। और यह गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना, कर्णफूली जो कि भारत, नेपाल और बांग्लादेश में स्थित है, और यह संकटग्रस्त श्रेणी में आती हैं और यह सूची 1 में शामिल है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, यह इंपॉर्टेंट है आपके लिए बहुत ही। गंगा नदी डॉल्फिन प्लेटिनिस्टा गंगेटिका इनको कहा जाता है। यह गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना, कर्णफूली में इस नदियों में स्थित रहती हैं, भारत, नेपाल और बांग्लादेश में। और यह संकटग्रस्त श्रेणी में रहती हैं, इंडेंजर्ड जिसके बोलते हैं, और यह सूची 1 में शामिल है। अगला देखेंगे सिंधु नदी। सिंधु नदी डॉल्फिन जो है जिसे प्लेटिनिस्टा माइनर कहा जाता है, इसे सिंध और पाकिस्तान में रहती हैं। ब्यास नदी जो भारत में है यहाँ पे भी रहती हैं, यह संकटग्रस्त श्रेणी में है और सूची 1 में यह दर्ज है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला देखेंगे, अगले स्लाइड पर इनके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। तो अगला है कि इरावदी डॉल्फिन जो है यह चिल्का झील में और दक्षिण पूर्वी एशिया में पाई जाती हैं और संकटग्रस्त और सूची 1 में शामिल है। संरक्षित क्षेत्र की बात की जाए तो संरक्षित क्षेत्र में विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य जो कि भागलपुर बिहार में एकमात्र है, और यह गंगा नदी डॉल्फिन का एकमात्र डॉल्फिन अभयारण्य है। जी हाँ, यह भागलपुर बिहार में है, इसे आप लोग याद रखिएगा। ब्यास संरक्षण रिजर्व में जो कि पंजाब सिंधु नदी गंगा डॉल्फिन के लिए है, यह ब्यास संरक्षण रिजर्व जो है ये 2 संरक्षित क्षेत्र हैं यहाँ पर, एक ब्यास संरक्षण रिजर्व और एक आपका विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य। तो ये 2 संरक्षण हैं जो आपके डॉल्फिन के लिए हैं। अगला देखेंगे कि पटना में गंगा नदी पर स्थित भारत का पहला एवं एकमात्र डॉल्फिन राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र है, जिसे 2024 में स्थापित किया गया था, और हर साल 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस भी मनाया जाता है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो पिछले बार जो डॉल्फिन सर्वेक्षण किया गया था उसमें कुल दर्ज डॉल्फिन की बात की जाए तो उसमें 6322 डॉल्फिन दर्ज हुई थी, जिसमें गंगा नदी डॉल्फिन 6334 थी और ब्यास नदी में केवल 3 डॉल्फिन दर्ज की गई थी। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, जिसमें उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 2397 डॉल्फिन, बिहार में 2220 और तीसरे नंबर पर आपका पश्चिम बंगाल था। वही ब्रह्मपुत्र बेसिन की बात करें तो यहाँ पर 635 डॉल्फिन इसमें पाई गई थी। प्रमुख डॉल्फिन हॉटस्पॉट की बात करें तो पहला है भिंड पंचनादा जो कि चंबल नदी पे, और दूसरा है चौसा मनिहारी खंड जो कि गंगा नदी पे। तो ये हमारी डॉल्फिन से संबंधित कुछ फैक्ट्स थे जिन्हें हम लोगों ने पढ़ लिया। इसे आप लोग अपने नोट में लिख लीजिए, और यह हमारे एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर। तो इसे आप लोग जरूर एक दो बार पढ़ लीजिएगा, और अपने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ से है उठा के आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। चलिए शुरुआत देखेंगे आज का दूसरा क्वेश्चन। जी हाँ, दूसरा क्वेश्चन है, किस राज्य ने आमे पढ़िबा आमा भसारे योजना शुरू किया है? जी हाँ, आमे पढ़िबा आमा भसारे योजना शुरू किया है। तो ये ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी केरल, ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा। जी हाँ, उड़ीसा ने आमे पढ़िबा आमा भसारे योजना शुरू किया है। आइए इसकी व्याख्या हम लोग देखेंगे। उड़ीसा ने 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने के लिए 5 वर्षीय आमे पढ़ेबा भसारे योजना शुरू की है। पहले चरण में प्रशिक्षित आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और ऑडियो विजुअल शिक्षण उपकरणों के साथ 6 जिलों में आदिवासी भाषाओं को शामिल किया गया है। राज्य ने बाल विवाह के खिलाफ 100 दिवसीय अभियान और किशोर गर्भावस्था को रोकने और युवा माताओं को सहायता प्रदान करने के लिए प्रायोगिक परियोजना भी शुरू की है। तो यहाँ हम लोगों ने देख लिया कि आमे पढ़ेबा भसारे योजना जो है उड़ीसा ने शुरू किया है, और यह 3 से 6 वर्ष के बच्चों को मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे कि मेधावी आरक्षित अभ्यर्थियों को मिलेगी समान कैटेगरी में सीट। जी हाँ, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट को द्वारा एक जजमेंट आया है। आइए इसकी बात करेंगे। यहाँ पर हम व्याख्या देखेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि आरक्षित श्रेणी के जिन उम्मीदवारों ने सामान्य श्रेणी से अधिक अंक प्राप्त किए हैं उन्हें अनारक्षित सीटों के यहाँ श्रेणी होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि आरक्षित श्रेणी के जिन उम्मीदवारों ने सामान्य श्रेणी से अधिक अंक प्राप्त किए हैं उन्हें अनारक्षित सीटों के विरुद्ध समायोजित किया जाना चाहिए। जी हाँ, यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि जो भी मतलब आरक्षित या SC ST या OBC के जो छात्र मतलब हुई कैटेगरी के जो लोग हैं, अगर वह सामान्य श्रेणी में जितना अंक है उससे अगर अधिक को पाए हैं तो उन्हें अनारक्षित सीटों में शामिल किया जाएगा। केरल उच्च न्यायालय ने 2020 के एक आदेश को रद्द करते हुए कहा कि पीठ ने कहा कि अनारक्षित श्रेणी खुली योग्यता आधारित श्रेणी है, न कि वह कोटा है। जी हाँ, आरक्षित श्रेणी जो है ये खुली योग्यता आधारित श्रेणी है, न कि वह कोटा है।
न्यायालय ने मना किया कि योग्यता आधारित समायोजन अनुच्छेद 14-16 का समर्थन करता है, जो कि सार्वजनिक रोजगार में समानता सुनिश्चित करता है। तो यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया कि मतलब ये सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है, इसमें इसने कहा है कि जो जितने भी आरक्षित श्रेणी के मतलब लोग हैं, अगर वह समान श्रेणी के किसी भी अभ्यर्थी से ज़्यादा अंक प्राप्त करते हैं तो उन्हें सामान्य अभ्यर्थी में गिना जाएगा, ना कि उन्हें आरक्षित श्रेणी में, क्योंकि यहाँ पर जनरल की जो सीटें होती हैं वह एक अयोग्यता आधारित श्रेणी है, ना कि वह कोटा है। तो इसलिए वहाँ पे उनको जो अच्छी सीटें का जो अभ्यर्थी होगा वो जनरल श्रेणी में गिना जाएगा। तो यहाँ हम लोगों ने देख लिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारत ने कहाँ पर पहली खुली समुद्री मछली पालन परियोजना शुरू की है, तो यहाँ अंडमान सागर में शुरू की है। जी हाँ, भारत ने अंडमान सागर में अपनी पहली खुली समुद्री मछली पालन परियोजना शुरू की है, जो कि नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका उद्घाटन डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया है। तो यहाँ हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग चलेंगे आज के वन लाइनर के सेगमेंट पे। जी हाँ, वन लाइनर का सेगमेंट आज हम लोग देखेंगे। तो वन लाइनर में देखेंगे हम लोग कि IIM रोहतक के किस देश को अनुकरणीय शासन नेतृत्व पुरस्कार मिला है। जी हाँ, IIM रोहतक के किस निदेशक को अनुकरणीय शासन नेतृत्व पुरस्कार मिला है, तो ये हमारे धीरज शर्मा जी को मिला। जी हाँ, धीरज शर्मा जी को। अगला देखें 2026 के लिए भारत का शीर्ष नियोक्ता किसे नामित किया गया है, तो NTPC को नामित किया गया है। जी हाँ, जिसकी स्थापना 1975 में हुई थी, आप लोग जानते हैं, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। अगला देखेंगे ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ किसे दिया गया है, तो ये लॉरा बोल्बा डट को दिया गया। जी हाँ, लॉरा बोल्बा डट को दिया गया है, जो कि साउथ अफ्रीका की कप्तान है। इन्होंने एक ही महीने में 3 शतक लगा दिए। अगला देखेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ पर सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस में पूरी तरह से स्वचालित 30 mm गोला बारूद संयंत्र का उद्घाटन किया, तो उन्होंने नागपुर में किया। और यहीं पर उन्होंने पिनाका रॉकेट का, जो कि आर्मेनिया को निर्यात किया, और स्वदेशी हथियारों के निर्माण में एक महत्वपूर्ण कदम अपनाया है। और इन्होंने यहीं इसे पिनाका रॉकेट जो है आर्मेनिया को निर्यात भी किया है। अगला देखेंगे उत्तराखंड के गठन में 25 वर्ष पूरा होने के उत्तराखंड के गठन के 25 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में देहरादून में जागरण फोरम का उद्घाटन किसने किया, तो उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने किया है। इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला देखेंगे 86वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, तो हमारे लखनऊ में आयोजित हुआ। यूपी स्पेशल से संबंधित जानकारी। 86वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ हुआ, तो हमारे लखनऊ में हुआ। अगला देखेंगे हाल ही में हुई राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड बैठक की अध्यक्षता किसने की, तो भूपेंद्र यादव ने किया। जी हाँ। अगला देखेंगे दूसरा ग्लोबल बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो यह 24 से 25 जनवरी दिल्ली में आयोजित होगा। अगला देखेंगे विश्व आर्थिक मंच की बैठक 2026 कहाँ हुई, तो यह दावोस स्विट्जरलैंड में हुई। उसकी थीम जो रही रिबिल्डिंग ट्रस्ट। जी हाँ, विश्व आर्थिक मंच WEF की बैठक कहाँ हुई, हमारे दावोस स्विट्जरलैंड में हुई, और 1971 में इसकी स्थापना हुई थी, आप लोग याद रखिएगा। उसकी थीम जो है रिबिल्डिंग ट्रस्ट हुई। अगला देखेंगे कि ग्रामीण जनता लोरा फिल्म महोत्सव में पद्म पाणि पुरस्कार किसे दिया गया, तो इलैया राजा को दिया गया। इसे आप लोग याद रखिएगा। तो ये हमारे आज के कुछ करंट अफेयर थे जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। वो कुछ वन लाइनर 10 वन लाइनर और तीन क्वेश्चन हमारे विस्तृत रूप से जिसे हम लोगों ने देखा। लगभग 13 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया। अब हम लोग चलेंगे आज के स्टैटिक जीके के पोर्शन पे। आज के स्टैटिक जीके को मैंने शामिल किया है, और आज के स्टैटिक जीके में हमने कुछ समितियाँ डिस्कस करेंगे, और आज कुछ समितियाँ लेकर आए हैं। कुछ समितियाँ आगे की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। धीरे धीरे करके सभी समितियों को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज हम पहली समिति देखें हैं कि डी सुब्बा राव समिति। जी हाँ, डी सुब्बा राव समिति जो है हमारी मौद्रिक समिति सलाह हेतु संबंधित है। जी हाँ, डी सुब्बा राव समिति जो है मौद्रिक समिति पर सलाह हेतु से संबंधित थी। अगला देखेंगे आर्यन मल्होत्रा समिति जो है ये बीमा क्षेत्र से संबंधित है हमारे। अगला देखेंगे ज्ञान प्रकाश समिति जो कि चीनी घोटाला से संबंधित थी। सुंदरराजन समिति जो है पेट्रोलियम से संबंधित है। भंडारी समिति जो है हमारे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की पुनर्संरचना से संबंधित है। जी हाँ, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला देखेंगे स्वामीनाथन समिति जो कि 1994 जनसंख्या नीति से संबंधित थी, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। तो ये हमारी कुछ समितियाँ थी जिन्हें हम लोग डिस्कस किया। बाकी और भी समितियाँ हैं, इन्हें हम और बाद में अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए अब हम लोग चलेंगे आज के लास्ट सेगमेंट पे, क्वेश्चन ऑफ द डे में। और आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है कि हाल ही में 14वां एक्वेरियन युद्धाभ्यास कहाँ हुआ। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए पिथौरागढ़, ऑप्शन नंबर बी तिरुवनंतपुरम, ऑप्शन नंबर सी बेलगावी, ऑप्शन नंबर डी महाजन फील्ड। तो इसका राइट आंसर आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि हाल ही में 14वां एक्वेरियन युद्धाभ्यास कहाँ आयोजित हुआ और यह किन देशों के बीच होता है, इसे भी आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यह क्लास पूरी देखा करें। आपको इस क्लास से आपको इतनी सारी जानकारी 15 से 20 मिनट में जितनी मिल जाएगी उतना आपको 1 घंटे 2 घंटे की क्लास देखने में नहीं मिलेगी। तो
तो यहाँ से आप हमारे इस क्लास से जुड़कर ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल कर सकते हैं और साथ ही साथ स्टैटिक जीके का भी पोर्शन यहाँ पे अच्छे तरीके से क्लियर करा दिया जाता है आपके करंट के साथ साथ। तो आप लोग हमारे इस चैनल से जुड़ना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। हमारे जीएस विद प्रेम यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें तथा हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। यहाँ टेलीग्राम चैनल पर आपके तैयारी से संबंधित तमाम शॉर्ट नोट्स और तमाम फैक्ट भेजे जाते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो आज ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जोड़ें। तो चलिए फिर हम लोग मिलेंगे एक नई वीडियो में, एक नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक पढ़ते रहिए आप लोग, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, जय हिंद।